हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन। जब भी कोई नया साल शुरू होता है तो एक ऑप्टिमिज्म सा रहता है कि इस साल बहुत ही कुछ अच्छा होगा, पॉजिटिव चीजें देखने को मिलेगी। सेम चीज जो थी, काफी मेजर इकोनॉमीज आइडिया लगा के बैठे हुए थे कि इस साल जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो सही हो जाएगी, जो स्लो डाउन चल रहा है उससे आराम मिलेगा। बट इसी बीच आईएमएफ के एमडी क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने अपना एक स्टेटमेंट पास किया कि 1/3 ऑफ द वर्ल्ड जो होगा, 1/3 ऑफ द इकोनॉमीज होंगी इस साल रिसेशन में रहने वाली है। अब ये जो इनका स्टेटमेंट है, ये कोई नया स्टेटमेंट नहीं है। इससे पहले भी अक्टूबर 2022 में जब वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का मीटिंग था आईएमएफ का, तो उसमें भी उनके चीफ इकोनॉमिस्ट ने कहा था कि आने वाले साल में 1/3 जो इकोनॉमीज होंगी वो रिसेशन में रहेंगी। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आईएमएफ ने अपने प्रोजेक्शंस में और क्या क्या बात कही है, और इंडियन इकोनॉमी को लेकर उन्होंने क्या कहा कि इंडियन इकोनॉमी पे इस चीज का क्या इंपैक्ट होगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको जो लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स है साथ के साथ मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को। रिसेशन वरीज हैव रिप्लेस्ड इन्फ्लेशन कंसर्न, ये आर्टिकल आया है एक। तो इसमें क्या था, अगर आपको पता होगा 2022 में इंडियन इकोनॉमी ट्विन प्रॉब्लम को फेस कर रही थी, और वो ट्विन प्रॉब्लम क्या थी, एक तो इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम और दूसरा स्लो डाउन इन द जीडीपी ग्रोथ। तो हमारी जो इन्फ्लेशन है, अगर आप देखो तो जनवरी 2022 से लेके अक्टूबर 2022 तक हम जो आरबीआई की अपर थ्रेशोल्ड लिमिट थी 6% की, उसको ब्रीच कर रहे थे। अब नवंबर मंथ में और दिसंबर मंथ में हमारा इन्फ्लेशन जो है वो मंथली इन्फ्लेशन है वो 6% से कम आया है। अब जो हमारा फोकस है ना, मेजर फोकस है, क्योंकि अब इन्फ्लेशन थोड़ी बहुत ही कंट्रोल में आनी शुरू हो गई है। अब मेजर कंसर्न हमारा किस चीज को लेके होगा, वो होगा जीडीपी ग्रोथ को लेके। अब आईएमएफ ने क्या कहा है, देखिए पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी में स्लो डाउन आने वाला है, 1/3 इकोनॉमी इंपैक्ट होंगी, बट इंडियन इकोनॉमी जो होगी ना वो उससे कम इंपैक्ट होगी, बिकॉज इंडियन इकोनॉमी जो बेसिकली ना वो कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी है। कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी मतलब हमारे जो लोकल कंज्यूमर्स हैं वो मोस्ट ऑफ द गुड्स जो है इंडिया में जो है वो परचेज कर लेते हैं। अब इसको समझने के लिए ना हमें एक कोर बेसिक जो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है वो समझना पड़ेगा। हमें समझना पड़ेगा एग्रीगेट डिमांड के बारे में। अगर मैं एग्रीगेट डिमांड की बात करूं तो एग्रीगेट डिमांड में हमारे पास 4 तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दूसरा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तीसरा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और चौथा होता है नेट एक्सपोर्ट्स। अब इन चारों को मिला के ये होता है C+G+I+X-M। तो इन चारों को मिला के बनता है हमारी इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड। अब अगर मैं बात करूं इंडियन इकोनॉमी की डिपेंडेंट, अगर मैं जीडीपी की बात करूं ना, तो जीडीपी किसी भी कंट्री का है ना वो 2 तरीके से इंपैक्ट होता है, या तो उनका जो लोकल डिमांड है वो, या फिर उनके कितने एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं। अब इंडिया के केस में हम एक्सपोर्ट्स की बात करें तो हमारी जो डिपेंडेंसी है जीडीपी की इतनी ज्यादा एक्सपोर्ट्स पे नहीं है, रेदर देन हमारा जो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, हमारा जो मेजर जीडीपी का क्वांटम है वो इससे बनता है। तो इस वजह से अगर मान लो सपोज हमारे एक्सपोर्ट्स जो है वो कम होते भी हैं, क्योंकि ग्लोबली अगर देखा जाए तो डिमांड कम होगा ही होगा रिसेशन आने के टाइम पे, तो हमें इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं होगा। बट ये नहीं हम कह सकते कि हमें इंपैक्ट नहीं होगा, इंपैक्ट जरूर होगा, बट मोस्ट ऑफ द कंट्रीज से हमें इंपैक्ट जो होगा वो कम होगा। तो ये सारी चीजें जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आईएमएफ ने अपने प्रोजेक्शंस में और क्या क्या चीजें कही हैं, तो आईएमएफ ने बताया कि ग्रोथ तो होगी बट स्लो डाउन बहुत ज्यादा होगा। देखिए अगर हम बात करें कोविड ईयर की, तो 2020 जो था वो पीक कोविड ईयर था। उस टाइम अगर मैं बात करूं तो सारी की सारी जो इकोनॉमीज एक्सेप्ट फॉर ये चाइना की इकोनॉमी की अगर हम बात छोड़ दें तो कॉन्ट्रैक्ट हुई थी। वर्ल्ड इकोनॉमी -3.1% थी, और जो मेजर डेवलप्ड इकोनॉमीज है वो -4.5% की ग्रोथ पे थी। यूएस जो था वो -3.4% था। उसी तरह यूरो एरिया इकोनॉमीज, उसके बाद डेवलपिंग और इमर्जिंग इकोनॉमीज, और इंडिया की बात करें तो इंडिया की ग्रोथ तो काफी ज्यादा डाउन चली गई थी। उससे अगले साल ही जैसे ही एक नेक्स्ट जो कोविड से अगला ईयर था, अगला फाइनेंशियल ईयर था, तो उस टाइम क्या हुआ कि जो इकोनॉमीज ने एकदम बूस्ट किया, जो इतनी ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हुई थी एकदम से वो एक्सपैंड होने भी शुरू हुई। वर्ल्ड इकोनॉमी 6% पे आ गई, डेवलप्ड इकोनॉमी 5.2%। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया 8.7% की ग्रोथ के साथ टॉप पे बैठी हुई थी, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी थी इंडियन इकोनॉमी। चाइना की इकोनॉमी भी 8.1% पे ग्रो कर रही थी। बट जैसे ही 2022 आया और पूरी की पूरी मतलब अगर हम बात करें वर्ल्ड इकोनॉमी में काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू होगी, बहुत ही ज्यादा ग्लोबल टेंशन जो थी वो राइज होनी शुरू होगी। तो आप देखो ग्रोथ की जो प्रोजेक्शन है 2022 को लेके वर्ल्ड इकोनॉमी की वो 3.2%, और 2023 की जो प्रोजेक्शन है वो 2.7% पे रहेगी। अब आप एक चीज देख सकते हो, ये 2.7% भी आईएमएफ ने जो अपनी प्रोजेक्शन है उसको कम किया है।
यूएस के केस में देखो 1% की ग्रोथ रहेगी 2023 में, इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ भी 2023 में 6.1% की रहेगी। और अगर मैं यूरो एरिया की बात करूं तो यूरो एरिया की जो मेजर इकोनॉमीज है, यूरो एरियाज में मेजर इकोनॉमीज आ जाती है आपके पास फ्रांस और जर्मनी, उनकी ग्रोथ तो नेगेटिव में होने वाली है। तो इतना ज्यादा इंपैक्ट होगा यूरो एरिया की इकोनॉमीज को लेके। और अगर वर्ल्ड की टॉप 3 जो मेजर एरियाज है, हम इकोनॉमिक एरियाज की बात करें तो उसमें पहला आता है यूएस। देखो यूएस की इकोनॉमी किस तरह से इंपैक्ट हो रही है। आपको पता है कि इन्फ्लेशन ने बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किया हुआ है पूरी दुनिया में, और यूएस इकोनॉमी में लगातार जो है फेडरल रिजर्व अपने रेट्स को हाइक कर रहा है। अब उस रेट को हाइक करने के बाद जो मॉनेटरी पॉलिसी की टाइटनिंग है वो काफी ज्यादा हो चुकी है यूएस में। इस वजह से यूएस की जो इकोनॉमी है, यूएस की जो जीडीपी है वो इंपैक्ट हो रही है। और उसी के साथ साथ अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना में कोविड की वजह से ये इन्होंने जीरो कोविड पॉलिसी, जिसमें स्ट्रिक्ट लॉकडाउन वगैरह जो था इन्होंने लगाया हुआ था, जिसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। और एक सिंपल सी बात आपको समझनी चाहिए कि अगर चाइनीज इकोनॉमी इंपैक्ट होगी तो पूरी दुनिया की इकोनॉमीज पे इंपैक्ट होगा, बिकॉज चाइना जो है ना वो मेजर सप्लायर है, सप्लाई चेन का मेजर पार्ट है चाइना। चाइना की इकोनॉमी में थोड़ा सा भी इंपैक्ट होना, दैट मीन पूरी की पूरी दुनिया की इकोनॉमीज में इंपैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। और उसके अलावा अगर हम यूरो एरिया की बात करें तो यूरो एरिया की अपने प्रॉब्लम है। आपको पता है यूक्रेन और रशिया की वॉर की वजह से एनर्जी का क्राइसिस बहुत ज्यादा चल रहा है, ऑयल के प्राइसेस काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुके हैं। और यूरोप जो मेजरली नेचुरल गैस को लेके रशिया पे डिपेंडेंट है, अब रशिया पे सैंक्शंस बहुत ज्यादा लगे हुए हैं। अब जैसे रशिया पे सैंक्शन लग रहे हैं तो शॉर्टेज डेफिनेटली उनको देखने को मिल रहा है, और इसकी वजह से जो प्राइसेस हैं वो काफी ज्यादा शूट अप हो चुके हैं। और इसी प्रॉब्लम की वजह से जो यूरोपियन यूनियन है वो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर सकता है, बिकॉज अगर एनर्जी की शॉर्टेज होगी तो डेफिनेटली उनकी इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स जो है वो उनको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा और भी कुछ एडिशनल रिस्क जो है वो आईएमएफ ने कोट किया है। तो आईएमएफ ने एडिशनल रिस्क में ये बात कही है कि अगर हाई अनसर्टेनिटी और हाई ग्लोबल फ्रेजिलिटी रहेगी, कंटिन्यू रहेगी, तो इसका फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी पे, सरकार की पॉलिसीज पे और जो उनके सेंट्रल बैंक्स है, तो जितने भी कंट्रीज है उनके सेंट्रल बैंक की पॉलिसीज पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। बिकॉज अगर आप एक चीज देखो, अगर मान लो सपोज फ्रेजिलिटी रहती है, काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स रहती है, बहुत ज्यादा लूप होल्स रहते हैं, तो उसकी वजह से मॉनेटरी पॉलिसी में आप एक चीज देखो कि कितनी कंट्रीज ने अपने जो रेट्स हैं वो हाइक किए हैं। अब रेट हाइक करने की वजह से ग्लोबल पोजीशन जो है वो टाइटन हो रही है, इन्वेस्टमेंट्स जो है वो कॉस्टली हो रही है, बोरिंग कॉस्टली हो रही है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है। और जो फाइनेंशियल कंडीशन है इसकी वजह से और ज्यादा वीक हो सकती है और ज्यादा डिक्लाइन हो सकती है। उसके साथ साथ इन्फ्लेशन जो है वो काफी हद तक देखा जाए तो इंपैक्ट कर रही है पूरी की पूरी इकोनॉमीज को। टाइटर मॉनेटरी पॉलिसीज जो है वो चूज की जा रही है पूरी की पूरी। अब फेडेक्स की बात कर लो, चाहे आरबीआई की बात कर लो, या फिर इंग्लैंड में जो सेंट्रल बैंक है उसकी बात कर लो, ऑस्ट्रेलिया में बात कर लो, तो हर जगह पे जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो काफी ज्यादा टाइट हो चुकी है। और साथ ही साथ अगर वॉर कंटिन्यू रहता है, क्योंकि अभी तक वॉर के केस में कुछ भी पता नहीं लग रहा कि वॉर किस ओर जाएगी, और अगर वॉर थोड़ी देर और चलता है तो एनर्जी के प्राइसेस शूट अप हो गए होंगे, साथ साथ जो कमोडिटी प्राइसेस है और भी ज्यादा क्या हो सकता है, इंटेंसिफाई हो सकता है, जिसकी वजह से और ज्यादा दिक्कत जो है वो देखने को मिल सकती है। और ये सारी चीजें जब बहुत ही ज्यादा हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी अगर हमें देखना है रिसेशन को। बिकॉज अगर मान लो सपोज कुछ चीजें भी ठीक होनी शुरू होती है, अगर स्टार्ट करें कि यूक्रेन और रशिया का वॉर ही सही होना शुरू हो जाए तो एनर्जी और कमोडिटी प्राइसेस में काफी ज्यादा रिलैक्सेशन मिल सकता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगा। इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगा तो और भी जो पॉजिटिव्स है वो देखने को मिल सकते हैं, और जो वर्स्ट सिनेरियो बन रहा था वो भी ठीक हो सकता है। और साथ ही साथ अगर हम इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो इंडियन इकोनॉमी में भी एक चीज देखो, इसका इंपैक्ट तो होगा ही होगा, डेफिनेट सी बात है, हम डिनाई नहीं कर सकते कि अगर पूरी दुनिया में रिसेशन चल रहा है तो इंडियन इकोनॉमी पे उसका इंपैक्ट नहीं होगा। एनएसओ ने भी प्रोजेक्टेड ग्रोथ जो इंडिया की है वो 2022-23 की 7% पे की है, जो कि 2021-22 से कम है, क्योंकि इंडिया एक आइलैंड कंट्री नहीं है, इंडिया एक बहुत वास्ट कंट्री है। इंडिया की डिपेंडेंसी पूरी दुनिया पे है, पूरी दुनिया की डिपेंडेंसी भी कुछ ना कुछ हद तक इंडिया पे है ही है। और अगर पूरी दुनिया में रिसेशन आएगा तो डेफिनेटली इंडिया के एक्सपोर्ट्स भी कम होंगे, और इंडिया के एक्सपोर्ट्स कम होंगे तो इंडियन इकोनॉमी पे भी उस चीज का नेगेटिव इंपैक्ट जो है वो पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर हम ये कहें कि हाँ पूरा का पूरा इंपैक्ट इंडियन इकोनॉमी पे पड़ जाएगा, वो भी गलत है। अगर हम कहेंगे बिल्कुल इंपैक्ट ना पड़े इंडियन इकोनॉमी के ऊपर, वो भी बात बिल्कुल क्या है, वो गलत ही है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको जो लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स है साथ के साथ मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ब्लेस्ड ऑल।